नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं विकास कुमावत। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की पार्ट 9 के बारे में। और हम इसमें कई सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं साइंस के, जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जिनके कॉन्सेप्ट लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अभी जो न्यू एग्जाम हो रही हैं उनमें बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो हमारा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर प्राप्त होता है, यानी जब हम हाइड्रोजन को जलाते हैं तो हमें क्या मिलता है। तो हाइड्रोजन को जलाने पर हमें जल मिलता है। अब दोस्तों बात की जाए कि हाइड्रोजन को अगर हम जला रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, जल। यानी कि हाइड्रोजन को जलाने पर कोई प्रदूषण नहीं होता है, हमें सिर्फ क्या मिलता है, जल। इसीलिए हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। यानी आने वाले 2, 4, 8, 10 सालों में हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में यूज होने लगेगा मोटर गाड़ियों में। फिर हाइड्रोजन का यूज होगा ईंधन के रूप में, जो कि बहुत अच्छा ईंधन होगा हमारे भविष्य के लिए और हमारी पृथ्वी को प्रदूषण से बचाने के लिए। हाइड्रोजन से अच्छा ईंधन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हाइड्रोजन को जब हम जलाएंगे तो हमें सिर्फ जल मिलेगा, पानी मिलेगा, और उसे भी हम प्योर करके उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। आप सभी को ये नाम ध्यान में रखना है। फिर बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1 और इसका परमाणु भार भी होता है 1। और मैंने बता रखा है कि हाइड्रोजन के नाभिक में कौन सा कण नहीं पाया जाता है। तो हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, मैंने उनके बारे में भी आपको डिटेल से बता रखा है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हाइड्रोजन से ही संबंधित है। इसमें पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं। यानी जो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं उनमें एक होता है रेडियो सक्रिय समस्थानिक, जिसका क्या नाम होता है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। उसमें से जो ट्राइटियम होता है वह हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक होता है। ट्राइटियम होता है H13। तो यह एक हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। और इसके अलावा 2 और समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम और ड्यूटेरियम। तो आप सभी को ये बात ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब अगर 3 गुना कर दिया जाए तो उसका आयतन कितना हो जाएगा। तो बात हो रही है स्थिर ताप पर। तो जैसा कि मैंने आपको गैस के तीनों नियमों के बारे में बता रखा है, उसमें से ही एक नियम होता है जो स्थिर ताप पर होता है, और वह नियम होता है बायल का नियम। बायल के द्वारा बताया गया कि अगर किसी गैस का ताप स्थिर रखा जाए तो उस गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर हम इसी नियम के अनुसार देखें कि दाब को किया जा रहा है 3 गुना, और इस नियम में बताया गया है कि दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर एक को बढ़ाया जाएगा तो दूसरा कम होगा। तो यहाँ क्वेश्चन में बताया गया है कि दाब को 3 गुना करना है तो आयतन कितना होगा। तो अगर दाब को हम 3 गुना करते हैं तो आयतन कितना हो जाएगा। तो आयतन हो जाएगा 1/3 गुना, जिसे कहा जाता है 1/3। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1/3। अगर बोला जाता कि दाब को 2 गुना कर दे तो आयतन कितना होगा, तो अगर दाब को 2 गुना किया जाता तो आयतन हो जाता आधा। तो फिर हमारा आंसर होता ऑप्शन सी, आधा। परंतु अभी पूछा जा रहा है कि दाब को 3 गुना किया जाए तो आयतन कितना होगा। तो 3 गुना करने पर आयतन हो जाएगा 1/3। आप सभी को ये समझ में आया होगा। आप इस फॉर्मूले को एक आध बार अपनी नोटबुक में लिखें और प्रैक्टिस के लिए कुछ न्यूमेरिकल इसी प्रकार के सॉल्व करें, ताकि आपको ये फॉर्मूला और बायल का नियम भी याद हो जाए। याद रखना, बायल का नियम स्थिर ताप पर होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मूत्र यानी जो हमारा यूरिन होता है उसका पीला रंग किसके कारण होता है। तो मानव मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। आप सभी को ध्यान में रखना है, यूरोक्रोम के कारण हमारा जो यूरिन होता है वह पीले रंग का होता है। तो आंसर है ऑप्शन डी, यूरोक्रोम।
यह पीले रंग का एक पदार्थ होता है और इसी के कारण हमारे यूरिन का रंग भी पीला होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे माइंड यानी मस्तिष्क से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो हमारा क्वेश्चन है, जो हमारा मस्तिष्क है उसका सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। तो हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरेब्रम। और जो सेरेब्रम वाला भाग है, ये वाला भाग जो हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, और सेरेब्रम हमारे अग्र मस्तिष्क का एक भाग होता है। बात करें अग्र मस्तिष्क की, तो अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब फिर बात करें सेरेब्रम की, कि सेरेब्रम का कार्य क्या होता है। तो सेरेब्रम का मुख्य कार्य होता है बुद्धि, तर्क शक्ति, स्मरण करना, विचार और निर्णय, ये सब काम होते हैं सेरेब्रम के। या हम जो भी विचार करते हैं या जो भी निर्णय लेते हैं वह हम लेते हैं कहां पर, सेरेब्रम में। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, सेरेब्रम, जो कि हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश के नीले रंग की उपस्थिति से जुड़े प्रकाश की घटना को क्या कहा जाता है। यानी कि जो आकाश हमें नीला दिखाई देता है वह किस कारण से देता है, प्रकाश की ऐसी कौन सी घटना होती है जिससे हमें आकाश नीला दिखाई देता है। तो अब बात करें इस घटना की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य से प्रकाश किरणें आती हैं हमारी पृथ्वी पर, और जब सूर्य से प्रकाश किरणें हमारी पृथ्वी पर आती हैं तो बीच में रहता है वायुमंडल। वायुमंडल में कई सारी गैसें, वाष्प कण, धूल कण आदि उपस्थित होते हैं, और जब प्रकाश किरण उन कणों से टकराती है तो उन कणों से टकराकर वह अपने विभिन्न रंगों में फैल जाती है। अब फिर मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बता रखा है कि सबसे ज्यादा फैलने वाला रंग होता है बैंगनी, और उस बैंगनी रंग के ज्यादा फैलने के कारण ही हमें आकाश नीला दिखाई देता है। और प्रकाश की इस फैलने की घटना यानी उन कणों से टकराकर फैलने की घटना को कहा जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और इसी के कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। तो आप सभी को ये ध्यान में रखना है कि आकाश हमें नीला दिखाई देता है, उसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। अब फिर यहाँ पर बात करें परावर्तन की, तो परावर्तन का मतलब होता है कि प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन, परावर्तन। और फिर बात करें अपवर्तन की, तो अपवर्तन का मतलब होता है जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसे कहा जाता है रिफ्रैक्शन या अपवर्तन, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है। फिर बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। जैसा कि आपको इस वीडियो में कुछ थोड़ा नया देखने को मिल रहा होगा, मैंने ऑप्शन और क्वेश्चन इंग्लिश में भी दे रखे हैं, क्योंकि मेरे को कमेंट में पूछा जा रहा था मुझसे या बताया जा रहा था कि सर क्वेश्चन और ऑप्शन आप इंग्लिश में भी कवर कीजिए। तो मैंने उसके लिए आज थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करके आप लोगों के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में भी क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं। तो हम आपके लिए 100% मेहनत करेंगे और एक्यूरेट मेहनत, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठाकर आपको दे देंगे, पढ़ा देंगे, कुछ भी बता देंगे। आज तक आप पिछले वीडियो में भी देखा होगा, ऐसा कभी नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा। तो हम आपके लिए पूरी मेहनत करेंगे, आप भी हमारे लिए मेहनत कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन लीजिए, ताकि आपके सिलेक्शन से हमारा भी नाम हो, आपका भी नाम हो और आपके घर वालों का भी नाम हो। उनको भी आप पे गर्व होना चाहिए कि नहीं, हमारा बच्चा कुछ बन गया, और हमें भी आप पर गर्व होगा। चाहे आप कभी किसी पोस्ट पे लग जाओ तो हमें तो याद नहीं करोगे, परंतु हम आपको जरूर याद करेंगे, क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो हमारा यह कर्तव्य है कि आपका सिलेक्शन करवाएं। तो और हम हमारे कर्तव्य के प्रति पूरे जागरूक हैं, हम उसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। तो आप भी थोड़ी सी मेहनत करें और पढ़ाई करें। और जैसा कि बहुत सारे लोग अभी बोल रहे हैं कि लॉकडाउन में मन नहीं हो रहा पढ़ने का, या ऐसा, तो एक बार अपने पेरेंट्स से पूछ लें कि क्या उनका भी मन ये नहीं बोलता कि आप किसी जॉब पर लगे या किसी अच्छी पोस्ट को लें। अगर वो बोल दे कि हाँ हमने भी आज छोड़ दी कि अब तो कोई पोस्ट नहीं ले सकता,
तो फिर मत पढ़ना, एक बार उनसे जरूर पूछ लें। तो उनका ख्याल रखें और उनके भावनाओं को ठेस न पहुंचाते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखें। ठीक है दोस्तों, तो पढ़े, मन लगाकर पढ़े और पढ़ाई को कभी न रोकें। लोग तो पोस्ट ले कलेक्टर बन जाने के बाद भी पढ़ते हैं, क्योंकि पढ़ाई को ऐसा ना समझो कि एक काम है, पढ़ाई को एक शौक समझो, एक सपना समझो, बस हमें पढ़ना है, ये बुक है, ये पढ़ना है, मतलब पढ़ना है, कुछ भी हो जाए, घर के चाहे कितने ही काम हो वह करने के बाद पढ़ें, या वह पेरेंट्स को बोले कि मेरे को पढ़ना है, तो वह आपको काम बताएंगे ही नहीं। ऐसा कोई पेरेंट्स ही नहीं है जो आपको पढ़ने को लेकर भी काम बताए कि पढ़ो मत और काम करो। वो अगर आप पढ़ने बैठो हो तो वो आपको ऐसा भी नहीं बोलेंगे कि हमें पानी का ग्लास भर के लाकर दे दो, आपको खुद पानी पिला देंगे। तो आप सिर्फ पढ़ो और अच्छे से पढ़ो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मानव हृदय के अशुद्ध रक्त का वाहक है? अशुद्ध रक्त का वाहक कौन है? तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ कि जो सिराएं होती हैं, जो वेंस होती हैं, उनमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, और जो धमनियां होती हैं, जो आर्टरीज होती हैं, उनमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। यानी सिराओं में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और धमनियों में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। परंतु एक ऐसी सिरा होती है और एक ऐसी धमनी होती है जिसमें यह कॉन्सेप्ट उल्टा होता है। एक ऐसी सिरा होती है जिसका नाम होता है पल्मोनरी वेन या पल्मोनरी सिरा, या जिसे हिंदी में कहा जाता है फुफ्फुस सिरा। उसके अंदर शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। क्योंकि अगर बात की जाए कि सर अभी तो आपने बताया कि सिराओं में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, तो हाँ बिल्कुल सिराओं में शुद्ध रक्त, और एक सिरा ऐसी होती है पल्मोनरी सिरा जिसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, और एक ऐसी धमनी होती है पल्मोनरी धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। वैसे तो धमनियों में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, परंतु एक ऐसी धमनी है पल्मोनरी धमनी या फुफ्फुस धमनी जिसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो अब आते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मानव हृदय के अशुद्ध रक्त का वाहक है? तो इनमें से किसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है? तो इनमें से अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है पल्मोनरी धमनी में। अगर ऑप्शन में सिरा होता तो फिर कुछ अलग आंसर होता। तो अब बात की जा रही है कि अशुद्ध रक्त की, तो अशुद्ध रक्त प्रवाहित होने वाला हमारे ऑप्शन में एक ही है, पल्मोनरी धमनी, क्योंकि धमनियों में तो शुद्ध रक्त होता है और पल्मोनरी धमनी में होता है अशुद्ध रक्त। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी, पल्मोनरी धमनी। तो आपको ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। और जब मैं आपको रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ाऊंगा तब अच्छे से पूरी डिटेल बता दूंगा। आप धीरज रखिए, हम आपको सब कुछ चीजें पढ़ाएंगे। आपकी एग्जाम के पहले पहले आपका पूरा सिलेबस एक या दो बार कंप्लीट कर देंगे। बस आप रेगुलर रहिए, रेगुलर वीडियो को देखिए सुबह 10 बजे, और 10 बजे वीडियो स्टार्ट होने से पहले अपने जितने भी दोस्त हैं उनको भी शेयर करें, और लाइव चैट में आंसर दें, ताकि वो भी आंसर देंगे, आप भी आंसर देंगे, तो थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट आएगा कि मेरे ज़्यादा सही निकल रहे हैं, उसके ज़्यादा सही निकल रहे हैं, हमें कमी कहाँ रही है, हमें क्या पढ़ना है, वो सारी बातें भी आपको पता चलेगी। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटलेट्स का अन्य नाम क्या है? यानी प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है? तो प्लेटलेट्स का एक और नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। अब फिर यहाँ पर एक नाम लिखा है ल्यूकोसाइट। तो ल्यूकोसाइट कहा जाता है श्वेत रक्त कणिकाओं को, यानी कि WBC व्हाइट ब्लड सेल को कहा जाता है ल्यूकोसाइट, और एरिथ्रोसाइट कहा जाता है RBC को, रेड ब्लड सेल्स को। और ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट और थ्रोम्बोसाइट हमारे ब्लड में उपस्थित होते हैं। और फिर बात करें कि हमारे ब्लड का सबसे बड़ा भाग कौन है, तो हमारे ब्लड का सबसे बड़ा भाग होता है प्लाज्मा, और प्लाज्मा में 90% जल पाया जाता है। ये सारी बातें मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखी है, और ज़्यादा अच्छे से बता रखी है। तो अब हर बार अगर उसी चीज़ को हम वीडियो में बताएंगे तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए आप पिछले वीडियो को देखें तो आपको सारे कॉन्सेप्ट के बारे में पता चल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया प्लेटलेट्स को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है थ्रोम्बोसाइट। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घ दृष्टि दोष को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? दीर्घ दृष्टि दोष, या इसे लिख सकते हैं दूरदृष्टि दोष।
आप याद रखना, इसे दूरदृष्टि दोष से हाइपरमाइट्रोपिया कहा जाता है इसे इंग्लिश में। ध्यान रखना दोस्तों, दीर्घ दृष्टि दोष को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि दीर्घ दृष्टि दोष होता क्या है। तो हमारी आंखों पर प्रतिबिंब कब बनता है, जब आने वाली प्रकाश की किरण हमारी आंखों के लेंस के द्वारा संकुचित होकर हमारे रेटिना पर मिलाई जाती है, तब हमें वस्तुएं सुस्पष्ट दिखाई देती हैं। अब फिर बात करें इस दोष की, जब आंखों में यह दोष यानी जो दूरदृष्टि दोष है वह हो जाता है, तब क्या होता है, तब क्या होता है कि जो आने वाली प्रकाश किरणें हमारी लेंस की द्वारा उन्हें रेटिना पर नहीं मिलाया जाता और वह रेटिना से भी आगे निकल जाती है, इसलिए हमें वस्तु का सुस्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। तो इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है उत्तल लेंस का, और उत्तल लेंस के द्वारा इस दोष को हटाया जाता है। अब फिर बात करें उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस को लगाया जाता है, जो हम चश्मे लगाते हैं तो उसमें लगाया जाता है उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रकाश किरण आ रही है उन्हें संकुचित करके हमारी नेत्र लेंस को दिया जाता है, और नेत्र लेंस उन्हें संकुचित करके रेटिना पर मिलाती है और हमें वस्तुएं सुस्पष्ट दिखाई देती हैं। अब फिर बात करते हैं कि जो दूरदृष्टि दोष है, दीर्घ दृष्टि दोष है, उसमें दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं या निकट की। तो मैं आपको यहाँ एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं जिससे आपको याद रखने में आसानी होगी। जो दीर्घ दृष्टि दोष होता है, यानी कि अब मैं आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इसको आप लिखना दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष जो होगा वह दिखता है, जैसे कि आपको लिखा है दूरदृष्टि दोष, तो दूर लिखा है तो दूर की वस्तुएं दिखाई देगी, निकट नहीं लिखा है तो निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देगी। अब अगर मान लो आपसे पूछा है निकट दृष्टि दोष के बारे में, तो निकट दृष्टि दोष निकट लिखा है तो निकट की वस्तुएं दिखाई देगी, दूर नहीं लिखा है तो दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देगी। ये आपको याद रखना है, क्योंकि हर बार इन चारों पांचों कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आप सभी को ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। आप अच्छे से वीडियो को देखें, एक बार समझ ना आए तो थोड़ा सा रिवाइज कर लें और अच्छे से समझ लें, ठीक है। आपका समझना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि बस वीडियो को खत्म करना है। आप समझकर ही वीडियो को आगे बढ़ाएं, और न समझ में आए तो वीडियो पूरा होने के बाद एक बार उस क्वेश्चन को वापस से देखें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ऐसा नहीं है कि बस वीडियो आधे घंटे का है तो आधे घंटा देखा और काम खत्म। कुछ चीजें मैंने बोला है कि नोटबुक में भी नोट करें और उन्हें बार बार रिवाइज करें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट बने रहें। बस इसी को कहते हैं साइंस। साइंस का जो एस है उससे होता है समझना। साइंस को समझा जाता है, रटा नहीं जाता है। तो साइंस को अच्छे से समझें, इससे डरे नहीं। बहुत सारे बच्चे इससे डर जाते हैं। तो आप अगर साइंस पढ़ रहे हो तो आप पढ़ते ही कई सारे बच्चों से आगे आ चुके हो, क्योंकि कई सारे बच्चे तो पढ़ते ही नहीं है। तो आप अगर साइंस पढ़ रहे हो तो आपने कई सारों को पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार अगर थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आप सिलेक्शन में भी उनको पीछे छोड़ पाओगे। तो साइंस समझे और इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वायरस चिकन पॉक्स का कारण बनता है। चिकन पॉक्स को छोटी माता रोग से भी जाना जाता है। तो जो चिकन पॉक्स है वह वायरस से फैलने वाली एक डिसीज है, वायरस से फैलने वाली एक बीमारी है। और यह चिकन पॉक्स जो फैलता है, इसके वायरस का नाम होता है वेरिसेला जोस्टर वायरस, ऑप्शन बी। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण चिकन पॉक्स बीमारी होती है। और चिकन पॉक्स में हमारी बॉडी पर लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, और जब वह फूटते हैं तो उनसे एक लिक्विड निकलता है जिससे हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, हमें जलन होती है, वह फूटते हैं तब। तो चिकन पॉक्स बीमारी के वायरस का नाम है वेरिसेला जोस्टर वायरस। आप सभी को इस वायरस का नाम ध्यान में रखना है। अब फिर बात करें रेबीज की, तो मैंने जैसा कि बताया रेबीज का टीका भी लगाया जाता है, और रेबीज कुत्तों के काटने से होता है। और इस रोग में, इस वायरस के कारण एक रोग होता है जिसे हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। और हाइड्रोफोबिया में व्यक्ति को पानी से डर लगता है। मैंने जैसा बताया था कि नदी, तालाब वगैरह आदि से उसे डर लगता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चारकोल का उपयोग कच्ची चीनी को विवर्ण करने में किया जाता है।
तो डी कलरिंग, विवर्ण को बोला जाता है डी कलरिंग, यानी कि इसमें जो अशुद्ध कलर होता है, जो पीलापन होता है, उसे दूर करने के लिए इनमें से किस चारकोल का उपयोग किया जाता है। तो चीनी को शुद्ध सफेद कलर का बनाने के लिए एनिमल चारकोल, पशु चारकोल का उपयोग किया जाता है और पशुओं की हड्डियों के द्वारा इस चीनी का कलर शुद्ध सफेद किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है, जो चीनी का व्हाइट कलर होता है वह पशुओं के चारकोल के द्वारा लाया जाता है। पशुओं के चारकोल के द्वारा इसे प्योर किया जाता है और बिल्कुल व्हाइट कलर का बनाया जाता है। अब फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। याद रखना दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस की, तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है मूर्तियां बनाने में, और जब किसी की हड्डी टूट जाती है तो उसको हड्डी को जोड़ने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक प्लास्टर चढ़ाया जाता है, तो वह होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब आजकल तो मूर्तियां बनाने में इसका उपयोग प्रतिबंधित है, क्योंकि जब हम मूर्तियों को पानी या नदी या तालाब में जब विसर्जन के लिए ले जाते हैं तो ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ये काफी समय तक नहीं घुलता है पानी में, और ऐसा ही रहता है और पानी को बहुत ज्यादा प्रदूषित करता है, इसलिए इसका उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो बात करते हैं इसके सूत्र की, तो इसका सूत्र होता है CaSO4.12H2O। अब मैं यहाँ पर आपको एक और सूत्र बताऊंगा, जिप्सम सुना होगा आपने, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4.2H2O। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो गया CaSO4.12H2O और जिप्सम का सूत्र हो गया CaSO4.2H2O। तो अब दोनों के फॉर्मूले लगभग सेम है, तो आपको याद करने में बड़ी तकलीफ होगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा किसका फॉर्मूला है। तो उसके लिए भी मैंने एक ट्रिक बनाई है, और इस ट्रिक से आप हमेशा इन दोनों में डिफरेंस पता कर सकते हैं, और ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रह जाएंगे, और वो भी अलग अलग कि कौन किसका है। आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है, दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब आपने याद किया CaSO4.12H2O किसका फॉर्मूला होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो अगर आपके सामने लिखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो आपको इसे थोड़ा सा इनकरेक्ट पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑफ को पढ़ना है ऑफ, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जब आप प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ेंगे तो आपको याद आना चाहिए कि CaSO4.12H2O। तो प्लास्टर हाफ पेरिस इसलिए बोला क्योंकि यहाँ जल का अणु कितना होता है, आधा, तो यहाँ भी हाफ और यहाँ भी हाफ। तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि जल का आधा अणु होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में। अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो गया तो जिप्सम का भी याद हो जाएगा कि जिप्सम में 2 जल के अणु होते हैं CaSO4.2H2O, और जिप्सम के द्वारा ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आया होगा। आपको क्या पढ़ना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को पढ़ना है प्लास्टर हाफ पेरिस, ताकि आपको यहाँ पर पता रहे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल का आधा अणु आता है, और फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर डिपेंड है। आप इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, क्वेश्चन किसी भी तरह पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मैंने सबसे टफ लेवल का क्वेश्चन लिया है जो अभी तक एग्जाम में आया है इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। आए तो कई सारे क्वेश्चन हैं, पर कॉन्सेप्ट एक ही है सभी का। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक व्यक्ति द्वारा जमीन पर डाला गया दाब सबसे अधिक होता है, यानी एक व्यक्ति के द्वारा जमीन पर दाब कब सबसे अधिक लगाया जाएगा। तो सबसे पहले दाब की बात हो रही है, तो हमें दाब का फॉर्मूला पता होना चाहिए। दाब का फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और इसकी डेफिनेशन होती है कि पर यूनिट एरिया में हम जो फोर्स अप्लाई करते हैं उसे कहा जाता है प्रेशर। अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। तो अब बात हो गई प्रेशर और फोर्स अपॉन एरिया की। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो प्रेशर और एरिया, दाब और क्षेत्रफल दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। यानी कि अगर
मैं एरिया बढ़ाता हूं तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, और अगर मैं एरिया कम करता हूं तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा। बस इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो हम पढ़ते हैं हमारे पहले ऑप्शन को, जब वह जमीन पर लेट जाता है। तो अब जब व्यक्ति जमीन पर लेट जाएगा तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, यानी जो संपर्क क्षेत्रफल है वह बढ़ जाएगा, और अगर क्षेत्रफल बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, दाब हो जाएगा कम। फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, जब वह एक पैर के अंगूठे पर खड़ा होता है। तो अब दोस्तों एक पैर के भी अंगूठे पर खड़ा है, यानी संपर्क क्षेत्रफल बहुत कम है, और अगर क्षेत्रफल कम है तो दाब क्या होगा, ज्यादा होगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है, जब वह जमीन पर दोनों पैरों के साथ खड़ा होता है। तो दोनों पैरों में और अंगूठे में क्षेत्रफल दोनों पैरों का ज्यादा है, तो इसमें भी क्षेत्रफल ज्यादा है तो दाब क्या हो जाएगा, कम। परंतु ऑप्शन बी में सबसे कम क्षेत्रफल है तो दाब क्या होगा, सबसे ज्यादा, और हमसे भी सबसे अधिक दाब के बारे में पूछा जा रहा है। तो जब वह अपने पैर के अंगूठे पर खड़ा होगा, यानी कि जब संपर्क का क्षेत्रफल बहुत कम होगा तब दाब सबसे अधिक होगा। तो आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। क्वेश्चन तो कई तरीकों से आते हैं, आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि दाब और क्षेत्रफल दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों के परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण द्वारा गठित एक बंध को कहा जाता है। यानी कि ऐसा बंध जो परमाणुओं के हस्तांतरण, ट्रांसफर से बनता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, वह बंध, वह बॉन्ड क्या कहलाता है। तो उस बंध को कहा जाता है उप सहसंयोजक बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब फिर बात करें उप सहसंयोजक बंध की, तो इसमें क्या होता है कि जो साझे के इलेक्ट्रॉन होते हैं वह किसी एक ही परमाणु द्वारा दूसरे परमाणु को दिए जाते हैं, और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन का युग्म या इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दान करता है उसे दाता कहा जाता है, और जो ग्रहण करता है उसे ग्राही परमाणु कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉनों के इस हस्तांतरण से बनता है उप सहसंयोजक बंध, जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। फिर अगर बात करें कोवेलेंट बॉन्ड की, सहसंयोजक बंध की, तो यह इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। इसमें इलेक्ट्रॉन दिए नहीं जाते, एक दूसरे की साझेदारी के द्वारा ही सहसंयोजक बंध बनाया जाता है, और जो साझेदारी से इलेक्ट्रॉन बंध बनता है वह कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध कहलाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में से किसके तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिरोध कम हो जाता है। यानी कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध कम होता जाता है। तो ये जो कंडीशन है यह होती है अर्धचालकों में, और जो सिलिकॉन है वह एक अर्धचालक होता है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए, सिलिकॉन। और सिलिकॉन एक अर्धचालक है, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये क्या है, अर्धचालक। तो आपको ध्यान रखना है कि अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध कम हो जाता है। जैसे कि हम चालक में अगर उनका ताप बढ़ा दे तो उनका प्रतिरोध भी बढ़ता जाता है, परंतु अर्धचालकों में उनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध कम होता है। फिर बात करें हम तांबे की, तो तांबा विद्युत का चालक है, और तांबा विद्युत का चालक है, परंतु ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है तांबा। अब फिर बात करें कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक हो गया तांबा, तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है। तो आपका ये क्वेश्चन है आज का कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है, कमेंट सेक्शन में आंसर दें। ठीक है, फिर बात करते हैं प्लेटिनम की, तो प्लेटिनम एक सफेद कलर का ठोस पदार्थ होता है, और यह एक धातु है, और यह एक महंगी धातु होती है, बहुत ज्यादा महंगी होती है, और यह सफेद कलर की होती है, इसलिए इसे सफेद सोना नाम से भी जाना जाता है। प्लेटिनम का एक और नाम होता है सफेद सोना। तो आप सभी को इसका दूसरा नाम भी ध्यान में रखना है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत चिकित्सक द्वारा रोगियों के दांतों की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला दर्पण कौन सा है। यानी कि कौन सा मिरर डेंटिस्ट के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है दांतों की जांच करने के लिए। तो अब उनको जरूरत पड़ेगी ऐसे दर्पण की जो उनको बड़ा प्रतिबिंब बनाकर दिखाए, और ऐसा दर्पण होता है अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर के द्वारा
बड़ा प्रतिबिंब बनाया जाता है, जो कि डेंटिस्ट के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। इस प्रकार होता है अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, जिसके बाहरी ओर पॉलिश की जाती है, और ये होता है उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें अंदर की ओर पॉलिश की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अवतल दर्पण बड़ी इमेज बनाता है और उत्तल दर्पण छोटी इमेज बनाता है। आप सभी को ये ध्यान में रखना है। अब फिर दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे द्वारा तैयार भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? यानी कि ऐसा कौन सा संवहन ऊतक होता है पौधों में, जो पौधे के द्वारा बनाए गए भोजन, यानी फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे जो भोजन बनाते हैं उनको पौधे के विभिन्न भाग में किस ऊतक के द्वारा पहुंचाया जाता है? तो जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे द्वारा भोजन बनाया जाता है वह फ्लोएम एक संवहन ऊतक होता है पौधे में, उसके द्वारा पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। तो भोजन को पहुंचाया जाता है फ्लोएम के द्वारा, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब फिर बात करें जाइलम की, तो जाइलम के द्वारा जल को पौधे की जड़ों से पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है, और जाइलम जल के साथ साथ मुख्य खनिज पदार्थों को भी पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। तो फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाए गए भोजन को पहुंचाता है, और जाइलम पानी और खनिज पदार्थों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। आप सभी को ये दोनों कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई? नाइट्रोजन किसके द्वारा खोजा गया? तो सबसे पहले बात करें हम नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7 और इसका परमाणु भार होता है 14। अब फिर बात करें कि नाइट्रोजन किसके द्वारा खोजा गया, तो नाइट्रोजन खोदा गया रदरफोर्ड के द्वारा। अब फिर बात करें रदरफोर्ड की, तो रदरफोर्ड के द्वारा परमाणु मॉडल दिया गया, और रदरफोर्ड के द्वारा उस मॉडल में बताया गया कि परमाणु के बीचों बीच एक छोटा सा दृढ़ भाग होता है जिसे नाभिक न्यूक्लियस कहा जाता है, और नाभिक पर प्लस चार्ज होता है। यह रदरफोर्ड के मॉडल में रदरफोर्ड के द्वारा बताया गया। तो नाइट्रोजन की खोज भी की गई रदरफोर्ड के द्वारा। और नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जो हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम के नाभिक में है, हीलियम के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं और कितने होते हैं, क्या हमारा क्वेश्चन है। तो हीलियम के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं, तो बात करते हैं हीलियम की, तो हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2 और परमाणु भार होता है 4। तो इस प्रकार अगर हम हीलियम के नाभिक की बात करें, तो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, क्योंकि जो परमाणु क्रमांक होते हैं उन्हें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर निकालना हो तो प्रोटॉन तो हो गए परमाणु क्रमांक, और अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएंगे न्यूट्रॉन की संख्या। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन पर होता है प्लस चार्ज, और बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन एक उदासीन कण होता है। तो इस प्रकार हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। और बात करें फिर हीलियम की, तो हीलियम एक अक्रिय गैस है जो शून्य समूह में रखी गई है, और शून्य समूह के गैसों के नाम मैंने जैसा कि आपको बता रखा है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनोन, रेडोन आदि सब क्या है, अक्रिय गैसें या निष्क्रिय गैसें भी इन्हें कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है? तो दोस्तों बात हो रही है विस्फोटक की, तो विस्फोटक एग्जाम में पूछे जाते हैं, और मैंने इस क्वेश्चन के अंतर्गत मोस्ट इंपोर्टेंट विस्फोटक के नाम लिए हैं, ऑप्शन में आपको दिख रहे होंगे, तो वो आपको याद रखना है। अब फिर बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की, तो ऑप्शन ए में है ट्राई नाइट्रोटालुइन, जिसे टीएनटी भी कहा जाता है। यह एक महत्वपूर्ण विस्फोटक होता है। फिर बात करते हैं ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन की, तो यह भी एक विस्फोटक होता है। फिर बात करते हैं आरडीएक्स की, तो यह भी एक विस्फोटक होता है, और इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव। यह भी एक विस्फोटक होता है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। यह विस्फोटक नहीं होता है, इसका उपयोग कीटनाशक में किया जाता है, कवकनाशक में भी इसका उपयोग किया जाता है।
तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। ठीक है, यह एक कीटनाशक होता है, यह विस्फोटक नहीं होता है। तो विस्फोटक होते हैं ये तीनों, और इन तीनों के नाम आपको ध्यान में रखना है। ट्राइनाइट्रोटॉलुइन, ट्राइनाइट्रोग्लिसरॉल और RDX, ये तीनों विस्फोटक होते हैं और ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट विस्फोटक हैं। जब हम डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको इनके और भी कई सारे फैक्ट बताऊंगा और एग्जाम के क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और मेरे द्वारा कही गई बात आपको अच्छी लगी हो तो अपनी पढ़ाई जारी रखें, पढ़ाई को बंद न करें, हमेशा पढ़ते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी हो सकती है। ठीक है, तो अपनी तैयारी पूरी रखें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सुबह 10 बजे डेली साइंस का लेक्चर आता है, आप लाइव चैट में उसके आंसर भी दें। ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी बढ़े, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।